हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कोर्स सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कोर्स सीरियल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीरियल्स और पल्सेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पॉड्स यानी फली होती है और उन फली को खोलने के बाद उनके अंदर से हमें सीड्स या फूड ग्रेन्स मिलते हैं, इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है लेग्यूम्स। और इस फली के अंदर से निकलने वाली सीड्स को कहा जाता है पल्सेस। तो ये तो बात हो गई पल्सेस की। अब अगर हम लोग इसे राइस और वीट से कंपेयर करें तो राइस और वीट के केस में क्या होता है कि जो प्लांट होता है या जो ग्रास होती है उसी के अंदर हमें एडिबल सीड्स या कहें कि फूड ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। और इस तरह मिलने वाले सभी फूड ग्रेन्स को कहा जाता है सीरियल्स। और जितने भी तरह के सीरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइन ग्रेन्ड और कोर्स या फिर रफ ग्रेन्ड। तो बेसिकली ऐसे फूड ग्रेन्स जो एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं और पॉलिश दिखते हैं, इस तरह के सीरियल्स को कहा जाता है फाइन ग्रेन्ड सीरियल्स। इसके बस दो ही एग्जांपल्स हैं, राइस और व्हीट। इनके अलावा जितने भी सीरियल्स हैं वो सब कोर्स और रफ ग्रेन्ड हैं। ना तो उनकी शेप आइडेंटिकल होती है, ना उनकी सरफेस पॉलिश होती है और बहुत ही खुरदुरे और मोटे दिखते हैं। इसीलिए हिंदी में जनरली इस तरह के अनाज को हम लोग मोटा अनाज कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस मोटे अनाज के बारे में ही बात करने वाले हैं, यानी कोर्स सीरियल्स की। इसके एग्जाम्पल हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मेज़, बार्ले, ओट्स एट्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि राइस और व्हीट के मुकाबले इस कोर्स सीरियल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली राइस और व्हीट जो होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितने भी कोर्स सीरियल्स होते हैं उनके अंदर फाइबर भी होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन और कैल्शियम भी, और प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा जितने भी कोर्स सीरियल्स होते हैं वो ग्लूटेन फ्री भी होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। ग्लूटेन फ्री होने का फ़ायदा ये है कि उन्हें आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने का फ़ायदा ये है कि इन्हें खाने के बाद शुगर जो है वो बहुत तेज़ी से स्पाइक नहीं करता है। इसीलिए इनसे बने हुए फूड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप पहले से ही कोर्स सीरियल्स को खा रहे हैं तो डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राइस और व्हीट के कंपैरिजन में कोर्स सीरियल जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके कल्टीवेशन की, तो राइस और व्हीट को कल्टीवेट करने के लिए आपको सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल चाहिए। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इरिगेशन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इन्हें कंपेयर किया जाए कोर्स सीरियल से, तो कोर्स सीरियल्स जो है उन्हें हार्डी क्रॉप्स कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये बुरी से बुरी एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो हो जाती हैं। ना तो इन्हें कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की। तो इस पूरे डिस्कशन के बेस पर आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये जो कोर्स सीरियल्स होते हैं इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इनको कल्टीवेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनपुट भी बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। और इसीलिए कोर्स सीरियल्स को दूसरा नाम दिया गया है न्यूट्री कोर्स का। और अगर पूछा जाए कि न्यूट्री कोर्स या कोर्स सीरियल को कल्टीवेट करने के लिए कौन सा सीज़न बेहतर है, खरीफ सीज़न या राबी सीज़न, तो आंसर है खरीफ सीज़न। इनफैक्ट जितने भी कोर्स सीरियल्स हैं उन सभी को खरीफ सीज़न में ही कल्टीवेट किया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो खरीफ सीज़न के दौरान जितनी भी नेचुरल रेनफॉल होती है वो इनके लिए सफिशिएंट होती है। तो जैसा कि हमने कहा कि ज़्यादातर कोर्स सीरियल्स जो हैं वो खरीफ सीज़न में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक कोर्स सीरियल है बार्ले, जिसे राबी सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको इस डिस्टिंक्शन को भी समझना ज़रूरी है कि जितने भी कोर्स सीरियल्स हैं उनमें से कुछ कोर्स सीरियल्स को मिलेट्स कहा जाता है। इनके नाम है ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉलर मिलेट्स। इनके अलावा जितने भी दूसरे कोर्स सीरियल्स हैं जैसे ओट्स, बार्ले या मेज़, उन्हें आप लोग अदर कोर्स सीरियल्स कह सकते हैं। तो अब इस डिस्टिंक्शन को समझने के बाद हमें इन मिलेट्स के इंग्लिश नेम से भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ज्वार को हम लोग कहते हैं सोरगम, बाजरा को कहते हैं पर्ल मिलेट, रागी को कहते हैं फिंगर मिलेट, और कई सारे स्मॉलर मिलेट्स भी हैं जैसे फॉक्सटेल मिलेट, पोर्सो मिलेट्स, बानियार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें 90% जो है वो ज्वार और बाजरा ही है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर किसी मिलेट को ग्रो किया जाता है तो वो है फिंगर मिलेट यानी रागी। और स्मॉलर मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है परसेंटेज में देखा जाए तो बिल्कुल नेग्लिजिबल सही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जितने भी कोर्स सीरियल्स हैं हमने कहा कि वो सभी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू के भी होते हैं और उनके लिए एग्रीकल्चरल इनपुट भी कम लगता है।
लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो अदर कोर्स सीरियल्स के मुकाबले मिलेट्स के अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू और ज़्यादा हाई होती है और इसीलिए मिलेट्स को स्मार्ट फूड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मेल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए किया जा सकता है और इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा अदर कोर्स सीरियल्स के मुकाबले मिलेट्स के लिए और भी कम एग्रीकल्चरल इनपुट्स की ज़रूरत होती है और इसीलिए अगर मिलेट्स की डिमांड को बढ़ाया जा सके और फार्मर्स को एंकरेज किया जाए मिलेट्स को कल्टीवेट करने के लिए, तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोग मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर नज़र डालें तो हम लोग देखेंगे कि 1965 में हमारे देश में लगभग 37 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर मिलेट्स को कल्टीवेट किया जाता था और 2014 तक एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन घट घट के हो गया था 12 मिलियन हेक्टेयर्स। तो बेसिकली ये जो पूरा पीरियड है, इस पूरे पीरियड को फॉल ऑफ मिलेट्स इन इंडिया के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर मिलेट का एरिया अंडर कल्टीवेशन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ और साथ ही साथ मिलेट की ईल्ड भी कम हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि लेट 1960s में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोगों ने मिलेट्स को इंडिया में भुला सा ही दिया। तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। इन दोनों ही कारणों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं रिड्यूस्ड प्रॉफिट से। तो बेसिकली बात यह है कि एक किसान अपने खेत में राइस या वीट उगाएगा या फिर मिलेट्स, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी क्रॉप उगाने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉब्लम यह है कि 1960s के बाद से मिलेट्स को उगाना राइस एंड वीट के कंपैरिजन में लेस प्रॉफिटेबल हो गया था और वो इसलिए क्योंकि लेट 1960s में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से भारत के अंदर राइस और वीट की हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स अवेलेबल थी। भारत सरकार किसानों को इनपुट सब्सिडी दे रही थी और साथ ही साथ सरकार ये भी प्रॉमिस कर रही थी कि इन किसानों का जो प्रोड्यूस है उसे सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि राइस एंड वीट को प्रोड्यूस करने में यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा था और इसीलिए हर किसान राइस एंड वीट को कल्टीवेट करने में लग गया और मिलेट्स का एरिया अंडर कल्टीवेशन लगातार कम होते चला गया। इसके अलावा मिलेट्स से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी इनकन्वीनियंस और लैक ऑफ टेस्ट से रिलेटेड। बात यह है कि राइस को कुक करना और वीट से रोटियां बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं, लेकिन अगर बात की जाए मिलेट्स की तो मिलेट्स से रोटियां बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है और ज़्यादातर मिलेट्स का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों की जो डिमांड थी वो राइस और वीट की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मिलेट्स। उस समय न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज़्यादा है किसकी कम, ये सब इतना कोई सोचता भी नहीं था। जो अच्छा लग रहा है, जो बनाने में आसान है, लोग वही खाने लगे। तो इसी वजह से राइस और वीट की डिमांड बढ़ी और जिस चीज़ की डिमांड होगी फार्मर्स तो उसी चीज़ को कल्टीवेट करेंगे। तो ये तो थे वो रीजंस जिसकी वजह से 1965 से लेकर 2014 तक हमारे देश में एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स काफ़ी तेज़ी से कम होते रहा। अब क्वेश्चन ये है कि 2014 के बाद क्या हुआ। तो बेसिकली 2014 के आसपास और उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोगों का मिलेट्स को लेकर जो नज़रिया है वो बदला है। हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और शुरुआत करते हैं राइजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस से। तो बेसिकली बात यह है कि पिछले 10-15 सालों में वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है कि मिलेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इन्हें आसानी से बनाया भी जा सकता है और वहाँ के लोगों को इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली उन्हें रोटी नहीं बनानी होती ना इसकी, वो अलग तरीके से खाते हैं, तो बनाने में उन्हें कोई दिक्कत हो ही नहीं रही और उनकी जो टेस्ट की परिभाषा है वो भी भारत के लोगों से काफ़ी अलग है। तो बेसिकली मिलेट्स जो है वो इन एरियाज़ में इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे कि न्यूट्रिशियस तो ये है ही हैं, साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री है और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है। तो अगर देखा जाए तो आज के समय में तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए और ग्लूटेन के क्या नुकसान है, ये वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। 2013 में जोकोविच ने एक बुक रिलीज़ की थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम था सर्व टू विन। जैसे ही ये बुक रिलीज़ हुई थी मैंने भी इस बुक को परचेज़ किया और पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब इस बुक को मैंने ख़त्म किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि लगभग 40 to 45% ऑफ दिस बुक वाज रिलेटेड टू ग्लूटेन फ्री डाइट। एक्चुअली इस बुक को शुरू करने से पहले तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि ग्लूटेन क्या होता है, लेकिन जोकोविच ने अपनी बुक के अंदर इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में बताया था कि किस तरह उसकी ग्लूटेन फ्री डाइट ने उसे एक मीडियोकर प्लेयर से चैम्पियन बना दिया। मैं इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ रही होगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करना शुरू किया होगा, एटलीस्ट उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू की होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से बाहर के देशों में मिलेट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और ये जो ट्रेंड है अब इंडिया में भी कैचअप कर रहा है।
लोग अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और लोगों के पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मिलेट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट भी मिलेट्स को प्रमोट करने में लगी हुई है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि मिलेट्स जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। मिलेट्स को कल्टीवेट करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है और फर्टिलाइजर्स भी नहीं चाहिए होते हैं। इसका मतलब मिलेट्स को कल्टीवेट करने से वाटर टेबल डाउन नहीं होती और जो फूड चेन्स हैं उसके अंदर अननेसेसरी केमिकल्स नहीं आते। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी जानती है कि अगर फार्मर्स को मिलेट्स को कल्टीवेट करने के लिए एनकरेज किया जाए तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सकती है, क्योंकि मिलेट्स को कल्टीवेट करने के लिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स बहुत ही कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। और क्योंकि मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो इसके थ्रू हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट मिलेट्स के कल्टीवेशन को प्रमोट करना चाहती है। तो इस विषय में गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला स्टेप उठाया है वो ये कि अप्रैल 2018 में उन्होंने मिलेट्स को एक नया नाम दे दिया है और ये नया नाम है न्यूट्री सीरियल्स। और इसके अलावा मिलेट्स के कल्टीवेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में मिलेट्स को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी NFSM के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये NFSM क्या है। तो NFSM बेसिकली सरकार का फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने से रिलेटेड एक मिशन है जिसे सरकार ने 2007-8 में शुरू किया था। उस समय इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर राइस, वीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में इस मिशन के अंदर मिलेट्स को भी ऐड कर लिया गया है, क्योंकि सरकार जानती है कि मिलेट्स के अंदर वो पोटेंशियल है जिसके थ्रू हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं UN डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी IYM 2023 की। तो बेसिकली इस चीज़ को तो हम समझ ही पा रहे हैं कि मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को हर कोई समझ पा रहा है और इसी के चलते 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस का ये डिक्लेरेशन उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी काफ़ी हद तक अलाइन करता है। यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि मिलेट्स को प्रमोट करके उनके कई सारे SDGs को अचीव किया जा सकता है और इसी ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने ईयर 2023 को IYM 2023 के रूप में डिक्लेयर किया है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन के इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी IYM के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है मिलेट्स के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है मिलेट्स के न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करना और तीसरा ऑब्जेक्टिव है मिलेट्स की वैल्यू एडिशन से रिलेटेड, जहाँ पर मिलेट्स को किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है और मिलेट्स का इस्तेमाल करके नई नई रेसिपीज़ बनाई जाएं ताकि लोगों के टेस्ट के हिसाब से मिलेट्स को प्रिपेयर किया जा सके। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि मिलेट्स से रिलेटेड एक स्टार्टअप कल्चर को शुरू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो मिलेट के ऊपर अपना काम करना शुरू करें। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ को प्रमोट किया जाए जो मिलेट्स के चिप्स, मिलेट्स के स्नैक्स बनाना शुरू करें। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर मिलेट्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने से रिलेटेड। अब देखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के इन ऑब्जेक्टिव्स को हम हमारे देश में किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसे लेकर सबसे पहली चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये की कि इन्होंने मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए उसे एक नया नाम दे दिया है और ये नया नाम है श्री अन्न यानी फूड ग्रेन ऑफ गॉड। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारी सरकार मिलेट्स से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स, FMCG कंपनीज, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, फार्मर्स, FPOs या फिर मिलेट्स से रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मिलेट्स को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो चलिए इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए हैं। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि 2023 में जब चंद्रयान 3 मून के ऊपर लैंड किया तो सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYM 2023 के सोशल हैंडल से एक पोस्ट पब्लिश किया। इस पोस्ट का टाइटल था सेलिब्रेटिंग इंडियाज चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून विद दिस मिलेट चंद्रकला रेसिपी। और आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के अंदर चंद्रयान 3 के साथ साथ एक मिलेट रेसिपी का फोटो भी डाला गया है। इस रेसिपी का नाम है चंद्रकला, जो कि इंडिया की एक ट्रेडिशनल स्वीट है जिसे मिलेट में बनाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYM 2023 के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे देश के कई सारे स्टेट्स ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील्स के अंदर भी मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हमारे देश के कई सारे मास मीडिया चैनल्स जैसे DD किसान के ऊपर विचार विमर्श जैसे प्रोग्राम्स को चलाया गया। इसके अलावा हमारे देश के कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी कई सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पब्लिश किया गया।
इसके अलावा अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हर सीज़न में एटलीस्ट ऐसे 10-12 कंपनीज होती हैं जो मिलेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर 500 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि मिलेट वैल्यू चेन के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इन 500 स्टार्टअप्स में से 250 स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के अंदर इंक्यूबेट किया गया है अंडर RKYV रफ्तार प्रोग्राम। RKYV रफ्तार की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिन्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स रिजुविनेशन। इसके अलावा मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के अंदर भी मिलेट्स के क्यूरेटेड हैम्पर्स को दिया गया था। तो ये थी डिटेल्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 से रिलेटेड। और इस सब डिस्कशन के बेस पर हम इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि 2014 के बाद से मिलेट्स की जो सिचुएशन है वो सुधर रही होगी, बट मिलेट्स की एक्चुअल सिचुएशन इस समय कैसी है ये देखना अभी बाकी है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ये बात मेंशन की गई है कि मिलेट प्रोडक्शन के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है। पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी मिलेट्स प्रोड्यूस होता है उसका 80% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना मिलेट्स प्रोड्यूस होता है उसका 20% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो मिलेट यील्ड है वो भी ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश में टॉप 4 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है कर्नाटका और 4th नंबर पर है महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम लोग हमारे देश में मिलेट प्रोडक्शन के पिछले 10 साल के डेटा को कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में मिलेट का जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ मिलेट है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये तो बात हो गई मिलेट्स की। अगर हम लोग कोर्स सीरियल्स की बात करें तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है। 2004-05 के अंदर कोर्स सीरियल्स कल्टीवेट होते थे हमारे देश में 29 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर, लेकिन 2020-21 के अंदर कोर्स सीरियल्स का जो कल्टीवेशन एरिया है वो घटकर हो गया 24 मिलियन हेक्टेयर्स। तो अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में कोर्स सीरियल्स का जो कल्टीवेशन एरिया है वो लगातार घट क्यों रहा है। तो इसके मेनली 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इवन दो अवेयरनेस बढ़ रही है मिलेट्स को लेकर, लेकिन उसके बावजूद कोर्स सीरियल्स या मिलेट्स की जो डिमांड है वो अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अभी भी मिलेट्स को एक लो वैल्यू स्टेटस फूड मानते हैं और लोग ये मानते हैं कि ये गरीबों का खाना है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कोर्स सीरियल्स को लोग एक लो वैल्यू स्टेटस फूड ही मानते हैं। तो इसकी वजह से डिमांड रेस्ट्रिक्ट हो रही है और जिस चीज़ की डिमांड कम है फार्मर्स उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ की डिमांड कम है उसका प्राइस भी कम होगा तो प्रॉफिट्स कम होते हैं। और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से कोर्स सीरियल्स का एरिया अंडर कल्टीवेशन कम हो रहा है वो है इनका कॉम्पिटिशन विद सुपीरियर सीरियल्स यानी राइस एंड व्हीट। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि राइस और व्हीट के ऊपर इतनी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है और उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी की वजह से प्रोड्यूस भी इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कुछ एरियाज़ में तो राइस और व्हीट का जो प्राइस है वो मिलेट्स से कम होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि मिलेट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसीलिए वो लोग सुपीरियर सीरियल्स यानी राइस एंड व्हीट को प्रेफर करते हैं। और तीसरा रीज़न जिसकी वजह से ये माना जाता है कि कोर्स सीरियल्स का कल्टीवेशन डिक्रीज़ हो रहा है वो ये कि जो स्मॉल मिलेट्स क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट और प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए स्पेशलाइज प्रोसेसिंग मशीनरी चाहिए। और यही कारण है कि टोटल मिलेट्स के प्रोडक्शन में भी अगर स्मॉल मिलेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने मिलेट्स और कोर्स सीरियल्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी सभी को डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश क्रॉप्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स धावा।